सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल हमने देखा कि सोहेल आफरीदी सीएम केपी उन्होंने साफियों से मुलाकात की और उनसे मशवरा मांगा कि उन्हें ऐसे क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए कि उनकी इमरान खान से मीटिंग हो। और कल पंजाब में 13 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसमें पीटीआई ने सिर्फ हमाद अजहर के हलके में अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और बाकी हलकों का बायकॉट किया। ये कैसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? एक तरफ पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत को नहीं मानती, लेकिन उसी में ही इमरान खान की मुलाकातों के जब केसेस लगते हैं तो जाके वजाते भी देते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन। इस हवाले से सवालात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आप ज्वाइन करें। अली साहब, कल जब सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो क्या इशारा कर रहे थे वो? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। एहतजाज की कॉल अगर खान साहब देते हैं उसके बाद कोई डेवलपमेंट होगी तो हो सकता है उनके जहन में इसके लिए कोई स्ट्रेटजी हो, लेकिन अभी फ़िल वक्त किसी बड़े एहतजाज की कॉल की डेट का मुझे नहीं पता। लेकिन लाजमन चूँकि वज़ीर आला हैं और उन्होंने खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनकी सिस्टर्स के थ्रू या चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी के थ्रू हो सकता है उनको कोई मैसेज पास ऑन हुआ हो। लेकिन अभी पार्टी में पॉलिटिकल कमेटी के लेवल पे या पार्लियामेंट्री पार्टी या कोर कमेटी के लेवल पे अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि क्या इस्लामाबाद आने का फैसला हो सकता है? वही प्लान जो अली अमीन गंडापुर के वक्त में डिले में चला गया था? मैं कोई गेस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें यह है कि पिछले साल जितनी शहादतें हुई और हमारे लोगों को मारा गया, तो एहतजाज तो एक पुरअमन माहौल में होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी जमात के अपने कारकुन को जो है इस रिस्क में डाल सकते हैं कि खुदा न खास्ता गिरफ्तारी हो या आंसू गैस हो कि अब क्या करें, क्या पूरे मुल्क में एहतजाज को फैलाएं। तो उस पर मुख्तलिफ डिस्कशंस हो भी रही हैं, बातें होती भी रही हैं कि अगला अमल क्या होगा, क्योंकि हम तो उस हर वक्त एहतजाज या प्रोटेस्ट में या रेजिस्टेंस के मोड में ही हैं। तो अभी भी ये ब्लैक डे मनाया गया। इसी हफ्ते हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और हमारे सेनेटर्स एमएनए हजरात जो हैं वहाँ गए हैं और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ और ख़ान साहब की असीरी के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। तो देखते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ ऑन कार्ड्स हैं। मैंने पिछला तो मशवरा यही दिया था कि आप पुरअमन तौर पे पूरे मुल्क में अगर इसको फैला दें, पुरअमन तौर पे एक प्रोटेस्ट करें, तो उसका शायद ज़्यादा इम्पैक्ट हो बजाय इसके एक जगह कन्वर्ज हो। लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर है आखिरी जनाब इमरान खान साहब का ही होगा। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे में एक तजवीज़ सामने आई कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बुलाएं और उनको ब्रीफ करें। लेकिन कल सोहेल आफरीदी साहब से जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि कब बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा मूड होगा। आपको लगता है कि उनका एक कैजुअल तरीका है बात करने का, या उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था? क्योंकि क्रिटिकली सेंसिटिव इशू करेंगे, नो डाउट, बिल्कुल। और इस पर तो फौरी मीटिंग होनी चाहिए। जैसे ही वज़ीर आला साहब महसूस करेंगे वो मीटिंग इसमें ज़रूर कॉल करेंगे। अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो वहाँ के कोर कमांडर साहब हैं वो ख़ुद मुबारकबाद देने सोहेल साहब को तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उनकी कॉर्डियल मीटिंग हुई, जो एक रूटीन की मीटिंग थी, लेकिन वो एक अच्छी, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट थी। तो अभी जैसे ही सोहेल साहब महसूस करेंगे कि उनको कब मिलना है तो वो मीटिंग हो जाएगी। मैं एक बात करता आ रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, जब से सोहेल वज़ीर आला बने हैं, मीडिया में उन पर बड़ी तनकीदें होती रही हैं और उनके बारे में तरह तरह की चहमगोइयाँ होती रही हैं। मैंने एक बात बरमला की है कि इन हालात में जब उनके इलाकों में एक आग और खून का खेल जारी है और ख़ासकर जो ट्राइबल बेल्ट है, इसलिए मैंने सोहेल की बात की है कि सोहेल साहब का जो इलाका है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं ट्राइबल बेल्ट में। उसके बावजूद वज़ीर आला बनने के बाद जब उनकी पहली स्पीच थी, आप बेशक रिकॉर्ड में जाके चेक कर लीजिएगा, उनने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की
जो मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए, जिसको फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को उस बात को जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सोहेल अफरीदी ने कहा कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं पश्तून हूँ। तो उन्होंने मैसेज क्या दिया? उन्होंने मैसेज फेडरेशन को पाकिस्तानियत का दिया। और कल परसों भी उनसे कोई हमारे मीडिया के कोई बहुत तुंद और तेज़ भाई हैं, उन्होंने बड़ा एग्रेसिव सा सवाल किया और उस पर सोहेल अफरीदी ने, मैं समझता हूँ, मेरे दिल की बात की, जब उन्होंने कहा कि ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इसको ठीक करना है, हमने इसको बचाना है। तो आई थिंक यंग आदमी के साथ फेडरेशन को ताउन करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर के मसले जो हैं वो हल हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है, जो कि डेफिनेटली कहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब उन्हें नहीं जाते, किसी और को भेज देते हैं, फिर अभी उन्होंने ये भी कहा कि जब मूड होगा तो जाऊंगा, तो बिल्कुल वो यंग है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ गई है उतने उनके फ़राइज़ भी तो बढ़ गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो जेस्चर शो किया था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मुबारकबाद दी और सोहेल अफरीदी ने मुबारकबाद कबूल की, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने फिर उनको जो मुद्दा सामने रखा, मेरे ख्याल में शहबाज साहब को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को दावत दी कि आप वो सिक्योरिटी मीटिंग में तशरीफ़ ले आएँ। तो उन्होंने उनके सामने यही नुक्ता रखा कि मुझे अपने लीडर से कम एक बार मिलने दें ताकि मैं उनसे पॉलिसी गाइडलाइन ले लूँ। बाकी तो डे टू डे अफेयर ज़ाहिर है वज़ीर आला खुद रन करेंगे, लेकिन कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बड़ी कुछ चीदा नुकात, 6, 7, 8 नुकात, 9 नुकात उन्होंने लाजमन इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये जमात है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, लेकिन खान साहब के ज़रिए अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इमरान खान लीडर से जो है, बानी चेयरमैन से, खान साहब से वो मिलें। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं अभी कहूँगा एक पॉजिटिव जेस्चर शो करें और सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जनाब इमरान खान साहब से आप कराने दीजिए, उसमें फैसिलिटेटिंग रोल अदा कीजिए, और मैं समझता हूँ उससे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो होंगी इंशाल्लाह। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जुनैद अकबर साहब का एक बयान में देख रही थी, उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट नई मुलाकात करवा सकती, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी कोशिश की है, नाकाम हो गई है, तो आपको कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। देखिए, सियासत में बतूल साहिबा दूसरा रास्ता हमेशा होता है। सियासतदान तो नाम ही उस शख्स का है जो जंगल के गुप अंधेरे में से रास्ता निकाल ले, उसको सियासतदान कहते हैं। एक तन्हा आदमी था, एक आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी पीछे तस्वीर है, कितने उसके गिर्द गुरगे सारे इकट्ठे हो गए थे। उस आदमी ने कैसे मनवर करके एक स्टेट्समैन की तरह अल्लाह के अमर से हमें ये मुल्क जो है वो तोहफतन दिया। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान तो कभी भी बंद दरवाजे नहीं रखता, वो दरवाज़ा हमेशा खोलता है, कोई ऑप्शन रखता है। तो जुनैद ने अगर आपको बात की है, तो जुनैद ज़ाहिर है पुराने इमरान खान के बहुत सीनियर पुराने साथियों में से, वो यही कह रहे हैं कि हम फिर कोई और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाएंगे। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि तहरीक इंसाफ ना कभी पहले और ना अब कभी भी किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल तरीके की तरफ कभी नहीं जाएंगे। हम एक सियासी जमात है और हमें ये पता है, ये आखिरी लाइन शायद सबसे अहम है इस बात में, कि हमारा जो मुखालिफ है वो इस इंतज़ार में है कि ये तहरीक इंसाफ कब कोई ऐसा अमल करे कि हम इस पर पाबंदी लगाएं, इनको तहस नहस करें, जो कर चुके हैं वो शायद कम है और करें। पार्टी हमारी तोड़वा दी, लीडर को जेल में डलवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट है। क्यों? दो वजूहात हैं। नंबर 1, लीडर की सोच पॉजिटिव है, मुल्क की सलामती की है, कौम हमारे साथ है, हम कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर्स की तरफ नहीं जाते। अली मोहम्मद खान साहब, प्लीज एक सवाल ले लीजिएगा। बिल्कुल आपकी पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन पार्टी का नैरेटिव इंटैक्ट नहीं है। पे मैं ये बात जरूरी है, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं तो उन दिनों में आपके प्रोग्राम्स में आया करता था जब आज से एक दहाई पहले मेरा पॉलिटिकल स्टार्ट था, और उस ज़माने से इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको मैं स्टडी करता हूँ। वो मेरे हीरो भी हैं, लीडर भी हैं, सीनियर भी हैं। इमरान खान साहब ने जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब एक पनामा तहरीक हमारी चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी था, फिर बनी गाला एक मीटिंग में ये बात की, और ये बात मैं अपने सियासी मुखालिफिन को भी कह रहा हूँ और तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर को भी सुना रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने मेरी मौजूदगी में कोर कमेटी मीटिंग थी या मीडिया स्ट्रेटजी की मीटिंग थी, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमेशा पुरअमन रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट हमें हमारा आइन इजाज़त देता है। और उन्होंने ये कहा कि जो तरीके
पुरतशद्दद हो जाती हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जो तहरीकें, जो सियासी तहरीकें पुरतशद्दद हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाया करती हैं। तो ये हमारा गाइडलाइन है, हमने पुरअमन रहना। बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा आपने वाजे किया, आपने अच्छा किया, लेकिन मेरा सवाल ये कि आप और इमरान खान तो शायद यही चाह रहे हैं कि चीज़ें पुरअमन रहें, लेकिन आपके कॉलीग्स दूसरे बयानात देते हैं। गंडापुर साहब कहते थे गोली का जवाब गोली से, जुनैद अकबर साहब ने कहा इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे, फिर इसमें तो कहीं हम नज़र नहीं आ रहा। होता है सियासत में, तुंदो तेज बयान आते हैं। अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी बहुत सी चीज़ें होनी है। हम उम्मीद रखते हैं कि दिसंबर का जो महीना शुरू होता है और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस महीने हो गई हैं, तो उसके बाद कोई खैर की हवा चले और खान साहब निकलें। और मैं समझता हूँ कि मैं तो 2.5 साल से, जब से मैं जेल से निकला हूँ और मैं ये बात कर रहा हूँ, ख़ासकर जब ये इलेक्शन हो गया है उसके बाद से, कि जितनी कोई पॉलिटिकल फ्रैक्चराइजेशन इस मुल्क में हो चुकी है और जितने हमारे फॉल्ट लाइंस बन गए हैं सियासत में, और जितनी तलखी है, जितना ब्रीदिंग स्पेस कम हो गया है, सिर्फ हम लोगों के पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी। तो इस वक्त इस मुल्क को एक पॉलिटिकल हीलिंग टच की ज़रूरत है, एक ज़ख्म पे मरहम रखने की ज़रूरत है। मैं जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे 7 गिरफ्तारियों के बाद मर्दान जेल से बिल आखिर रिहा हुआ, मैंने पहली मीडिया इंटरेक्शन में ये बात की थी। और जो बात जब मैंने की तो शाम को, फिर रात को, बल्कि इमरान खान साहब का मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आपने बहुत मुनासिब बात की। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, हीलिंग टच कैसे आएगा? क्योंकि 4 नवंबर को इमरान खान साहब ने कहा कि किसी से बात नहीं होगी, तो हीलिंग टच कौन देगा? पाकिस्तान को मैंने ये बात की थी, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप थोड़ा जल्दी कर रही हैं। मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। ये सियासी इस्तेहकाम है, लोगों को उठा लो, अगवा कर लो, वफादारियां तब्दील कर लो। जुडिशरी के साथ जो हो रहा है, जजेस के साथ जो हो रहा है, सियासतदानों के साथ जो हो रहा है, आपकी मीडिया पर्सनल के साथ जो हो रहा है, और उसकी रिपरकशन में कौम के और इदारों के बीच में जो फासले आ रहे हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि कौम, इदारे, हम सब सियासतदान सियासी इख्तलाफ सब रखें, लेकिन कम अज़ कम चंद नुकात पे एक पेज पे हों। और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी बनाई जाए। वो आदमी बाहर है, वो एक आदमी तो नहीं है ना, उसके पीछे 25 करोड़ है ना। 25 करोड़ जब मैं कहता हूँ तो मेजॉरिटी की बात करता हूँ। मेजॉरिटी पाकिस्तानी सपोर्ट इमरान खान। So if you want the support of the people of Pakistan, you have to make sure to take the most popular leader of Pakistan outside jail. उनको बाहर लाएं, उनको इज्जत के साथ उनसे बात कीजिए। वो इस मुल्क का भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता। लेकिन उसके लिए हीलिंग टच आपकी तरफ से नहीं आएगा, दूसरी तरफ से ही आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कभी भी मैंने ये बात नहीं की। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैंने इन गलियों में, इन चौराहों में सियासत सीखी है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे किसी मेरे वालिद या चचा या दादा ने सियासत में लॉन्च नहीं किया। मैं इमरान खान के एक वर्कर के तौर पे आया हूँ। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि सियासत में आपको कभी कभार एक कदम पीछे लेके फिर 2 कदम आगे आना होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ हुकूमत पीछे हटे, कुछ चीज़ों पे हम भी ग्रेस दिखाएंगे, लेकिन पहल हुकूमत करेगी, फिर उसके बाद हम सियासी लोग हैं, हम देखेंगे जो कोई रास्ता निकलता है इमरान खान साहब की बाइज्जत रिहाई का, वरना उनकी रिहाई तो कोई मसला नहीं है। मियाँ साहब की तरह वो कॉम्प्रोमाइज़ करने, वो आज रात को निकल आएंगे, नो, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, सियासत को एक साइड पे बतूल साहब रखिए, ही इज़ अवर नेशनल हीरो। वो इस मुल्क के लिविंग लेजेंड्स हैं, आइकन है इस मुल्क का। क्या हमारे मुल्क में ये बीमारी है कि हमने अपने हीरोज को लाजमन ही उनको ख़राब करना होता है, उनके साथ ज्यादती करनी होती है? मैं ज़्यादा नहीं इस पर बात करना चाहता, आपके चैनल पे चलेगी नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवानों के पास हीरोज़ अब बड़े कम रह गए हैं, जो रह गए हैं उनकी कदर कर लीजिए। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, नहीं, होपफुली चल जाएगी, क्योंकि आप मस्बत बातें कर रहे हैं और आप बातचीत की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। कोई मेरा नहीं ख्याल आपने अभी तक कोई भी ऐसी बात की जो किसी को भी बुरी लगनी चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुज़ाकरात शुरू हों और गवर्नमेंट शुरू करे, तो अली मोहम्मद खान साहब ये क्लियर कीजिएगा कि क्या ये मुमकिन है कि जो रिहाई का मुतालबा है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाए, या वो पहला ही रहेगा? क्योंकि यही तो चीज़ है जिस पे बर्फ नहीं पिघल रही पहले भी। वो क्या एक शेर है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, इसी तरह का कोई शेर है।
तो घड़ी के हिसाब से 27-28 मिनट 30 मिनट का फासला है प्राइम मिनिस्टर हाउस से अडयाला जेल का। क्या यहाँ लोगों की अनाएं इस सब हिलाली परचम के वक़ार से बड़ी हो गई हैं? क्या हम सियासत में इतना आगे चले गए हैं कि हम अपने सियासी इंतकाम को पाकिस्तान की बका की कीमत पे चुका रहे हैं? इमरान खान साहब ने तो हमेशा पॉलिटिकल आउटरीच को वेलकम किया है, लेकिन उन्होंने एक शर्त क्यों रखी? उन्होंने कहा अगर आपके पास इख्तियार है तो फिर बात करें। जो आपने बात की है ना कि खान साहब की रिहाई को अगर तीसरे नंबर पे रखा जाए और पहले नंबर पे कुछ और हो, तो वो तो मेरी तो वो क्या कहते हैं, मेरी तो इस्तिताअत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात करूं। वो तो खान साहब खुद ही ये बात करेंगे। मे बी ये मैं अपनी तरफ से मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा, ना मैं मालूमात दे रहा हूँ, ये मेरी एक राय है। मे बी खान साहब ज़ाहिर है जो हमारी भाभी हैं, जो उनकी वाइफ हैं बुशरा बीबी से, वो बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एक मोहब्बत एहतराम का रिश्ता है। मे बी कि वो अगर बुशरा बीबी की रिहाई पहले हो और बहुत बड़ा ये गुड जेस्चर होगा, उनकी सिस्टर्स का अलीमा आपा, नौरीन आपा, उज़मा आपा, इन लोगों की मुलाकातें बहाल हों, और ख़ासकर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। देखें हमारा चेयरमैन अली मोहम्मद खान साहब, मरवत साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई की पेशकश हुई है, उनकी भी मुलाकात बहाल होनी चाहिए। जी, बुशरा बीबी की रिहाई की कोई पेशकश हुई है? इसकी तस्दीक करेंगे आप? मरवत साहब ने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मरवत साहब मुझे इल्म नहीं है। मरवत साहब बगैर उसके तो कभी बात नहीं करते, वकील आदमी है, ज़िम्मेदार आदमी है, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, मैं पार्टी लीडरशिप को कहूँगा कि इसको वेलकम करे। खातून है और जो है पर्दादार खातून है। आई थिंक शी हैज़ सफ़र्ड मोर, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो बुशरा बीबी की अगर रिहाई होगी, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होगा खान साहब के लिए हुकूमत की तरफ से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर वकार हसन साहब ने एक बहुत अहम मौजू पे, और ये एक रिवायती मौजू नहीं है, इसके बहुत नए जाविये सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तजारत की बंदिश अगर मुस्तकिल होती है तो उसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है जिस पर एक नई बहस चढ़ गई है, और उसको फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सर, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। नॉर्मली जब दो ममालिक के रवाबित होते हैं या ट्रेड होती है, डिप्लोमेसी होती है, तो इट इज़ ऑलवेज बायलेटरल एंड इट्स टू वेज। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर तिजारत बंद हो तो उसमें एक राय ये है, और फैक्ट ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान नहीं है, जितना नुकसान है वो अफगानिस्तान का है। फॉर एग्जांपल, अफगान ट्रांजिट के नाम पे जो स्मगलिंग हुई, उस हवाले से पाकिस्तान को सालाना 3.4 ट्रिलियन का नुकसान होता है, और जो सामान वापस चला जाता है वो 1 ट्रिलियन का सामान है जो वापस जाता है, उसका नुकसान भी पाकिस्तान को होता है। तो हाउ डू यू रीड दीज फैक्ट्स? जी, आई थिंक अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो आई थिंक फॉर लास्ट 70 ईयर आई वुड से जो बॉर्डर है वो एक क्रिमिनल नेटवर्क बना हुआ है बेसिकली, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें वेपन्स हैं, जिसमें डॉलर है, ग्रेन्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इज टेररिज्म। तो अगर देखा जाए इस क्रॉस बॉर्डर जो क्रिमिनल नेटवर्क है या जो मैट्रिक्स है, अगर पाकिस्तान इस पे काबू पा लेता है, उसमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है। बाकी अफगानिस्तान पे हम आते हैं कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। बेसिकली लैंडलॉक्ड कंट्री एंड दे हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। दूसरा, इकोनॉमी का अगर आप कंपैरिजन कर लें तो अफगानिस्तान की जीडीपी में 17 से 18 अरब डॉलर है, और फैसलाबाद की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की हमारी जो जीडीपी शायद से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो ये टोटल आई वुड से कि वहाँ पे कैपेसिटी है। फिर अभी रिफ्यूजीज गए हैं, उनका अलग लोड है। अभी आ जाते हैं जो ट्रांजिट ट्रेड पे बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान ने जो ब्लॉक किया है, मेनली हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा, इट्स नॉट अगेंस्ट अफगान पीपल कि आप टेररिज्म को बंद करें। और उसमें फिर आपने देखा कि इन्फो ऑप्स पूरा लॉन्च किया गया सोशल मीडिया पे, भारत के दौरे किए गए टू कन्वे कि जी हमने और रमणियाँ तलाश करनी है, वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, और पाकिस्तान को बड़ा लॉस है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के वो तबके जो स्मगलिंग पे डिपेंड करते थे, या इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग है, इसी तरीके से ग्रेन्स की है, शुगर है, खाद जाती है, डेफिनेटली देयर आर लीगल, उनको आई एम श्योर कुछ ना कुछ डेंट पहुंचे। बट आई थिंक स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बहुत फायदा है
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे लग्जरी के इसमें आती है। बिगेर साहब थोड़ा सा ये भी इसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमारे भी जो टॉप ब्रास के साथ इंटरेक्शंस हुई, जो सहाफ़ियों को भी इन्फॉर्म किया गया, और इसी नुक्ते के ऊपर कि अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं करता तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस की टर्म बार बार हम सुनते हैं। उसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि शायद पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ सियासी लोगों का कुछ नुकसान हो इस पॉलिसी से, रियासत पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये कि क्या इसमें कुछ इंक्लूसिव रिएक्शन हम देख सकते हैं, कोई रद्द अमल देख सकते हैं कि अंदर से कुछ लोग हों जो 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 इसके खिलाफ उठें कि ये नहीं होना चाहिए और बॉर्डर खुले और उसको एक अवामी रंग दें और सिक्योरिटी एलिमेंट नजरअंदाज कर दें? बॉर्डरिंग जो सूबे हैं वहाँ पे डेफिनेटली जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, या में भी उनकी पॉलिटिकल पैटर्नेज भी, फिर एक पॉलिटिकल एंगल ये है कि आपको पता होगा कि काफी जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अफगान नेशनल्स के पाकिस्तान के आईडी कार्ड हैं, दे कैन इवन वोट। अभी इसमें आई थिंक बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली उनका वोट बैंक भी इफेक्ट होगा। फिर ये क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है इसके अंदर बेशुमार आई थिंक लोगों ने पैसा बनाया है, तो उनका ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, साहब ने खुद बात की कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है या बिलियंस ऑफ डॉलर जो है आपको बचेंगे, एक्सचेकर में पैसा आएगा। बाकी आ जाते हैं कि जो अफगानिस्तान के ऑप्शंस हैं, साफ है चाइना नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट मच, वैसे भी खान का रास्ता बड़ा आई वुड से डेंजरस भी है और मुश्किल है। सेंट्रल एशियंस वही चीजें आई थिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो अफगानिस्तान करता है, तो ये आई वुड से एक फॉल्स नैरेटिव की अनार इधर बंद होंगे तो उधर हो जाएंगे। आई थिंक उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान कैन प्रोड्यूस मच बेटर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो। फिर ईरान का रूट है जिसपे 6 महीने की उनको वेवर मिली है, और 4 बार की अनसर्टेनिटी है कि वो कायम रहता। आई थिंक ईरान ने भी कुछ कंडीशन लगाई हैं, बिकॉज वहाँ भी देखें उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में तकरीबन 1.5 मिलियन अफगान को रिपेट्रिएट किया, तो वहाँ भी वही सिचुएशन है। फिर जब लड़ाई हुई इजराइल और ईरान की, उसके अंदर बहुत ज्यादा साथ दिया कुछ अफगान लेट्स से जो थे रॉ के जो एजेंट्स थे या मोसाद के, सो दे वेंट अगेंस्ट द स्टेट जो टारगेटिंग हुई लीडरशिप, तो उसके हाथ से भी वहाँ पे आई वुड से एक नेगेटिव बेसिकली। लेकिन बिगेरी साहब, मुआशी तौर पे अफगानिस्तान के पास ईरान एक मुतबादिल के तौर पे मौजूद है, लेकिन पर कंटेनर लागत अगर 50 से 60% बढ़ जाती है, $2500 का इजाफी कराया आता है कंटेनर्स के ऊपर, जो पिछले चंद हफ्तों का नुकसान है वो $200 मिलियन है। सिर्फ तुर्कन बॉर्डर के बंद होने की वजह से $45 मिलियन का नुकसान हुआ। मेरा आपसे सवाल ये कि इतना नुकसान हकीकी तौर पे अफगानिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद अगर उनको मुतबादिल रास्ता भी मिल रहा है कंडीशंस के साथ, तो वो फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं कि देखिए रास्ता खोलें, हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और वो फिर टेररिज्म को लेके भी अपनी जो भी उनकी पॉलिसी है या रवैया उसको बदलें। तो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। जी, आई थिंक ये जो ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान का, ये कोई आज का नहीं बना हुआ, आप कह लें एक्टिव हिस्टोरिक है, मतलब इट्स नॉट ओनली लास्ट 70 ईयर्स। ये तो हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का आना जाना था, ये शॉर्टेस्ट रूट रहा है इवन फॉर द इन्वेडर्स एंड फॉर ट्रेड। जो है काबुल से दिल्ली जो है ये रास्ता था, इसी तरह क्वेटा से अगर आप जाते हैं सिंध में आते हैं, वहाँ से कंधार से, देन यू पास अगेन टुवर्ड्स इंडिया, तो ये एक हिस्टोरिकल रूट है और इसको एस्टेब्लिश करते हुए बड़ा टाइम लगा है। फिर ये ताल्लुकात होते हैं ट्रेड के, इसका मतलब ये हो कि सडनली स्विच करना बड़ा मुश्किल है कि आप जो है लेट्स से सेंट्रल एशिया से, अभी ये कह रहे हैं हमारे अनार चले जाएंगे रशिया, तो मैंने कहा जी फिर चाइना चांद पे भी भेज दें अगर इतने दूर जा सकते हैं। इफ वन पोमेग्रेनेट जो कॉस्ट $500, बिस्मिल्लाह आप करें। सब भारत ने उनको एक आई थिंक आई वुड से कहा जी कि हम बाय एयर कर लें, बाय एयर भी यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर से रास्ता गुजरता है, तो फिर आप ले जाएं बाय ईरान, और कितना एक आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भारत के ट्रैप में भी आए हुए हैं। दे कैन ऑलवेज हैव अ विन विन सिचुएशन विद पाकिस्तान। आप टेररिज्म को छोड़ें, ये फैक्ट्रियां बंद करें, और पाकिस्तान ने तो देखें जो CPEC है उसकी एक्सटेंशन तक ऑफर की विद चाइना कि जी वी वांट कि आप डेवलप हो, लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनका दिमाग ठिकाने नहीं आया। और अगर आप सारे फिगर्स निकाल लें, ये दे विल बी हैवी लॉसेस। सर भी है कि हमें फिर अवाम का भी देखना पड़ता है, अल्टीमेटली देन स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर लाइफ। अभी जो है मेरे ख्याल 2 मिलियन अफगान रेफ्यूजी जो पाकिस्तान ईरान से जा रहे हैं उसका लोड पड़ेगा। और वहाँ पे एक और इशू है कि ये लोग जो जा रहे हैं इनकी भी जायदादें, दुकानें, बिजनेस कब्जा की हुई तालिबान बेसिकली, तो इसका कब्जा ग्रुप, तो वहाँ पे और फिर एक टेंशन क्रिएट होगी। लेकिन बिगेर साहब आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम भाई होने के भी बावजूद और एक बड़ी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान कभी भी अफगान अवाम के साथ ये नहीं करना चाहता, लेकिन ये वाला फैक्टर और रीज़न कब तक हम कंसिडर करेंगे बीइंग द स्टेट के हम अफगान अवाम के साथ ही नहीं कर सकते, उनकी खुराक, उनकी दवाइयाँ,
उनकी चीज़ें नहीं रोक सकते और एयर स्ट्राइक्स भी करते रहें, तो ये बैलेंस तो नहीं क्रिएट होगा फिर दोनों ममालिक के दरमियान से? ये दिस हैज टू डिपेंड ऑन दी, देखें द बॉल इन कोर्ट ऑफ तालिबान, जो फिलहाल इस वक्त रूलिंग रजीम है, वहाँ भी जो एवरीथिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिकॉज़ वी आर हियर इन टर्की, यहाँ पे नोबडी इज हैप्पी, अफगान चाहते हैं जान छुड़ाएं, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट खड़ा हो रहा है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, फिर अंदर से काफी डिवीजन है, तो आई डोंट नो ये एक्चुअली रजीम कब तक चलती है। बाकी देखिए इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, इफ दे आर सो केयरफुल ऑफ, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, चाहे डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, ट्रेड की है, मिलिट्री की है, बिल्कुल सही जा रही है, बिकॉज फिर दिमाग ठिकाने आएगा, ये चीजें बंद होगी तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में अफगान अवाम का प्रेशर अभी डायरेक्टली बढ़ेगा। अफगान अवाम इतने नहीं है कि उनको आप जो है घरों में 2 करोड़ खवातीन को बंद करके आप समझते हैं 21st सेंचुरी में आप स्टेट चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पीपल आर सफरिंग और अभी भी 80 to 90% दे आर स्टेयरिंग एट हंगर। लोग कह रहे हैं कि शायद 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकते, तो इट्स अ सीरियस सिचुएशन, तो प्रेशर अंदर से बढ़ेगा। साहब इसका एक थोड़ा मस्बत, इसकी थोड़ी एक मस्बत साइड भी है, ये कि ये फैक्ट है कि अफगानिस्तान के साथ इसलिए बंद किया गया बॉर्डर दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन अगर बॉर्डर बंद होता है तो अफगानिस्तान के पास ये मौका है कि वो अपनी बाकी सूबों के साथ जो ममालिक लगते हैं वो उनसे अपने ट्रेड की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और एक डाइवर्सिटी जो उनको सूट करती है उसको वो बड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसमें। जी हम तो चाहते हैं, देखें अभी ये जो बेल्ट थी, ऑल्दो दोनों तरफ पश्तून हैं, लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ा आई वुड से रैकेट है स्मगलिंग का, इफ दे वांट टू डाइवर्सिफाई, साफ है अभी अगर ट्रेड सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है तो ताजिक इलाके हैं, उज़्बेक्स हैं, नूरिस्तानी है, इसी तरीके से जो बदख्शान वाले लोग हैं, या इवन ईरान के साथ जो नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ पे ट्रेड अगर बढ़ता है तो एक इनका इन्फ्लुएंस भी जो है कम होगा, बिकॉज तालिबान की काफी सारी फंडिंग देखें टेररिज्म की टीटीपी की स्मगलिंग से आती थी। सो इट इज गुड अगर आई थिंक वहाँ पे बाकी सूबों को भी फायदा होता है और डिपेंडेंसी कम होती है, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। बाकी इट्स एंटायरली अप टू जो है, और बाहर अगर आप देखें, यहाँ मिलते हैं हम लोग, हमारे कोलीग्स हैं अफगान, दे आर सेइंग कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट दिस ऑप्रेसिव रिजीम। बाकी ठीक है, इफ दे कैन कोऑपरेट विद पाकिस्तान, वेल एंड गुड। अगर उन्होंने टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी चलाना है तो मुबारक हो उनको, फिर ठीक है, वान के साथ निपट लेगी। बहुत शुक्रिया। अभी ये वकार हसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब एक बहुत अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। ये भी सवाल उठ रहा है कि ये रिपोर्ट कुछ अर्सा पहले भी मंजर आम पे आ सकती थी, लेकिन IMF के दबाव और IMF की कंडीशंस की वजह से अब ये रिपोर्ट लोगों के पढ़ने के लिए और मीडिया के लिए आम की गई है। IMF की तरफ से एक बाकायदा रिसर्च पेपर की तरह की रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की गई है। 186 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, जो कि फरवरी 2025 में और फरवरी 2025 से अप्रैल के दौरान तैयार की गई। तफसीली दौरे किए इस दौरान IMF की टीम्स ने। उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मुलाकात की, FBR के हुकाम से भी मुलाकात की। $7 बिलियन की पेमेंट्स जो पिछले कुछ अरसे में IMF पाकिस्तान को करता रहा है, ये सारी कंडीशंस उस हवाले से थी। इस रिपोर्ट की अहम बात यह है कि जिस तनकीदी निगाह से IMF की तरफ से पाकिस्तान को देखा गया, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि IMF ने कुछ कंडीशनैलिटीज़ रखी हैं जब से पाकिस्तान बना है। 22 से 23 ऐसे IMF के प्रोग्राम्स हैं जिसमें पाकिस्तान जा चुका है, और तारीख़ी तौर पर 1 या 2 दफ़ा मुशर्रफ के दौर में प्रॉबेबली ऐसा हुआ है कि हमने वो तमाम कंडीशंस पूरी की हों और बाद में फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट या एक ऐसे पैकेज के लिए अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी शो की हो। लेकिन ख़ास तौर पे इमरान खान के अदम एतमाद के बाद जो सब्सिडीज़ वाला मामला था और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो पाकिस्तान के चैलेंजेस थे, वो अब तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और IMF की इस रिपोर्ट की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये किसी आम या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ से कोई रिपोर्ट शाये नहीं की गई, बल्कि IMF की सब्सक्रिप्शन दुनिया की बड़ी ममालिक के पास है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और पाकिस्तान जैसे कंपैरेटिवली छोटे ममालिक भी शामिल हैं। लेकिन इनकी सब्सक्रिप्शन उन ममालिक को कुछ कड़े इम्तहानात से गुजरने की कंडीशंस रखती है, जिसको पाकिस्तान ने बहुत हद तक पूरा किया है। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान को वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पूरी तरह काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ और इस रिपोर्ट की ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहमियत है बल्कि पूरी दुनिया में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आलमी सतह पर
तस्लीम शुदा अशारियों के मुताबिक पाकिस्तान में बदनवानी एक संगीन मसला है। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के मुताबिक पाकिस्तान बदनवानी पर काबू पाने वाले ममालिक में सिर्फ 21% में शुमार होता है और ये दर्जाबंदी मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान की कारकर्दगी 6 ममालिक में से 5वें नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी पाकिस्तान की दर्जाबंदी मुसलसल निचले दर्जे पर है। पाकिस्तान में होने वाली करप्शन के हवाले से IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नैब ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक यानी सिर्फ 2 साल में 53 खरब रुपए की रिकवरी की, जो कि पाकिस्तान की सालाना GDP के तकरीबन 6% बनती है, विच इज़ रियली ह्यूज। लेकिन वो रकम जो रिपोर्ट हुई, हकीकी करप्शन के नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा है। और इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च हुई, क्या ये रकम अभी भी नैब हुकाम के पास है? नैब को ज़रूर इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए। IMF की रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की माजी की रिपोर्ट्स का भी तज़किरा किया गया और लिखा गया कि 2021 से 2023 तक के कौमी सर्वे में मुसलसल 3 साल अदलिया और पुलिस को सबसे ज़्यादा बदनवान शोबों में शुमार किया गया। और 2023 के नेशनल करप्शन परसेप्शन के सर्वे के मुताबिक 68% पाकिस्तानियों ने कहा कि नैब और FIA जैसे एहतसाब के इदारे करप्शन और बदनवानी ख़त्म करने की बजाय सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। IMF ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि 2022 के इंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक 11% कारोबारी इदारों ने करप्शन और हेरा फेरी को कारोबार करने का एक बड़ा फैक्टर बनाया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से IMF ने लिखा कि पाकिस्तान में निजी सरकारी गुज़श्ता कई सालों से मुस्तकिल कम हो रही है। 2024 में निजी सरमायाकारी GDP के 10% से भी कम रह गई, जो कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हवाले से बताया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम इंतहाई पेचीदा है, जो कि कारोबार में मसाइल और बदउनवानी के मौके फराहम करता है। एक आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 170 से ज़ायद मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हासिल करने पड़ते हैं। कानकुनी की कारोबार में 70 से ज़ायद रेगुलेटरी रुकावटें हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 68 मुख्तलिफ विदहोल्डिंग टैक्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। टैक्स पॉलिसी अक्सर एडहॉक बुनियादों पर बनाई जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को दी गई टैक्स छूट को भी अक्सर गैर शफाफ होती है और उन्हें मॉनिटर नहीं किया जाता। IMF ने रिपोर्ट में लिखा कि हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स माफियों की लागत माली साल 2023 में GDP का 4.61% था। ये माफियाँ अक्सर ताकतवर लॉबीज़ और सियासी तौर पर मुंसलिक अफराद को दी जाती हैं, जबकि आम शहरी और छोटे कारोबारी अफराद भारी बोझ उठाते हैं। IMF ने FBR के स्ट्रक्चर पर भी काफ़ी सवालात उठाए हैं। IMF के मुताबिक FBR पाकिस्तान का एक ताकतवर इदारा है, लेकिन इसकी जवाबदेही का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है। FBR के पास अंदरूनी कंट्रोल और अंदरूनी ऑडिट का निज़ाम या तो गैर फाल है या फिर इंतहाई कमज़ोर। FBR के ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल है, जो कि हेडक्वार्टर्स की निगरानी से बाहर फ़ैसले करने की इजाज़त देती है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने भी अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में FBR के अंदरूनी कंट्रोल्स को कमज़ोर करार दिया है। IMF की इस रिपोर्ट में शुगर मिल्स के हवाले से भी तफसीली बात की गई, जो कि आज मसला गुज़श्ता कई दिनों से डिस्कस भी हो रहा है। IMF के मुताबिक चीनी का शोबा कमज़ोर रेगुलेशन और सियासी असर रसूख की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाइसेंस याफ्ता शुगर मिल्स, जिनमें से बहुत से मालिकान सियासी जमातों के रहनुमा हैं। शुगर मिल्स मालिकान ने दिहाइयों से सरकारी पॉलिसियों, सब्सिडीज़ और रेगुलेटरी खामियों से फ़ायदा उठाया है। रिपोर्ट में PTI दौर के शुगर स्कैंडल का हवाला भी दिया गया। 2018 से 2019 में हुकूमत ने चीनी की बड़ी मिकदार में बरामद की इजाज़त दी, यहाँ तक कि इस पर सब्सिडी भी दी गई, जिससे घरेलू किल्लत पैदा हुई और सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ा दी गईं। FIA की तफ्तीश से मालूम हुआ कि सरकर्दा चीनी की मिलों के मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतें बढ़ाने के लिए मिली भगत की, हालांकि गोदामों में काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद था। एक चीज़ जो सारी रिपोर्ट में अहम थी और जिसे हाईलाइट करना काफ़ी ज़रूरी है, वो कायद-ए-आज़म का हवाला है। इस रिपोर्ट में IMF ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला दिया है। शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 उन्होंने करप्शन को जहर करार दिया और 70 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद करप्शन अब भी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनी हुई है। और अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे में फ्लॉज नज़र आएंगे, जिन्हें ठीक करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन इतनी सारा रिसर्च, इतनी डिटेल्स, इतने डाटा के बाद सवाल ये उठता है कि करना किसने है, ये किस लीडरशिप ने करना है, ये किस 1 पेज के तहत होगा और ये किस होमवर्क के तहत किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।